स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं फॉर द क्रैश कोर्स, ये क्रैश कोर्स के लिए है। क्रैश कोर्स यानी कि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं 12th पास स्टूडेंट्स के लिए, और जो टॉपिक कवर कर रहे हैं दैट इज बाइनोमियल थ्योरम। अब क्योंकि 11th-12th पास बच्चों के लिए है, तो हम बहुत ज़्यादा बेसिक्स में नहीं जाएंगे बाइनोमियल थ्योरम के। हम डायरेक्टली उन पॉइंट्स पर आएंगे जो कि जेईई मेंस में जनरली पूछे जाते हैं और जिन टॉपिक्स को जनरली हम 11th और 12th में नहीं पढ़ते हैं। पहले तो बेसिक बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम यूज की जाती है किसी भी दो टर्म्स a प्लस बी की कोई भी इंटीजर पावर को ओपन करने के लिए। दो टर्म्स की कोई भी इंटीजर पावर, इसको एक्सपेंड करने के लिए हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं। अगर हम बाइनोमियल थ्योरम में याद है तो इट इज समथिंग nc0 a की पावर n b की पावर 0, इट इज nc1 a की पावर n-1 b की पावर 1, nc2 a की पावर n-2 b स्क्वायर, and it is something goes up to ncn a की पावर 0 p की पावर n। पहली टर्म की मैक्सिमम पावर, दूसरी टर्म की पावर 0। एक पहली टर्म की पावर को घटती जा रही है, 0 तक पहुंच जाएगी, और जो दूसरी टर्म की पावर है उसकी पावर इंक्रीज करते करते एट द लास्ट इट विल बी द मैक्सिमम पावर b की पावर n। बाइनोमियल थ्योरम केवल और केवल एप्लीकेबल होती है फॉर द इंटीग्रल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, यानी कि जो पावर है इट मस्ट बी पॉजिटिव इंटीग्रल, ये निगेट इंटीजर होनी चाहिए। ये निगेटिव या फ्रैक्शन में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। निगेटिव या फ्रैक्शन में बाइनोमियल थ्योरम बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। जो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है ऑब्टेन्ड होती हैं, टोटल टर्म्स दे आर n+1, यानी कि जितनी पावर है उससे एक ज़्यादा। हमें मालूम है a प्लस बी का होल क्यूब करते हैं तो 4 पावर्स आती हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर 3 टर्म्स आती हैं मेरे पास। तो जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑब्टेन्ड होती हैं दैट इज n+1। इसी की जगह पर अगर मैं ये टोटल टर्म्स को मैं हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। अगर मैं इसको कुछ a माइनस बी की पावर n दे देता हूँ, इट इज समथिंग a माइनस बी की पावर n, तो होगा क्या, जो सेकेंड टर्म है b की जगह पर मैं माइनस बी रखूंगा और उनकी भी पावर्स ऐसी चलेंगी माइनस बी की पावर्स। तो होगा क्या कि जहाँ पर p की पावर इवन आती है तो वहाँ पे तो नेगेटिव का फर्क नहीं पड़ेगा, इट रिमेन्स इन पॉजिटिव। लेकिन जहाँ पर b की पावर ऑड हो जाती है दैट टर्म वुड बी नेगेटिव। वो पावर ऑड होने की वजह से टर्म नेगेटिव हो जाएगी और पावर इवन वाली टर्म जो है दे रिमेन्स पॉजिटिव। तो अगर मैं a माइनस बी की पावर को n को यूज करता हूँ तो इट इज nc0 a की पावर n b की पावर 0, इस पर फर्क नहीं पड़ेगा, बट दिस टर्म बिकम्स नेगेटिव। a की पावर n-1 b की पावर 1, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। nc2 a की पावर n-2 p स्क्वायर एंड टिल सो ऑन वाट एवर इज द लास्ट टर्म, n के ऊपर डिपेंड करेगा प्लस या माइनस कितनी आती है। तो केवल मैंने b की जगह पर माइनस भी रख दिया। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं या घटा दूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो वी गेट a प्लस बी की पावर n प्लस a माइनस बी की पावर n इज समथिंग, ये मेरे पास आ जाता है। हम यहाँ पे इसको जोड़ देते हैं तो b की और पावर्स कैंसिल हो जाएंगी और जो इवन पावर्स हैं वो भी जुड़ के 2 टाइम्स आ जाएंगी। इट इज nc0 a की पावर n b की पावर 0, नेक्स्ट इट वुड बी nc2 a की पावर n-2 b स्क्वायर एंड टिल सो ऑन। और अगर कभी जरूरत पड़ती है और हम इसको घटा देते हैं, इट इज a प्लस बी की पावर n माइनस a माइनस बी की पावर n। अगर हम इसको यूज कर लेते हैं तो अगर मैं इसको घटाता हूं तो होगा क्या कि अब b की इवन पावर्स कैंसिल हो जाएंगी, टर्म्स अल्टरनेट प्लस माइनस हो जाएंगे, तो ये प्लस हो जाएगा और b की और पावर्स जुड़ जाएंगी, वो भी डबल हो जाएंगी। तो इट वुड बी 2 टाइम्स nc1 a की पावर n-1 b की पावर 1, nc3 a की पावर n-3 b क्यूब एंड टिल सो ऑन। एंड रिमेंबर दिस पॉइंट्स। ऐसा नहीं है कि मैं इसको यूज नहीं कर सकता, वी कैन फाइंड आउट इट। अगर मुझे याद नहीं रहता है, 2 स्टेप्स लिखने हैं, जोड़ना है और घटाना है, वी कैन गेट अप टू दिस स्टेप, यहाँ तक आ जाएगा। लेकिन जब हम जेईई का एग्जाम देते हैं तो उस केस में जितना भी टाइम बचा है उतना अच्छा है। तो ये रिजल्ट्स को दोनों को मैं प्लस में और माइनस वाले रिजल्ट्स को मैं डायरेक्टली याद रखूंगा। वो इस वजह से एक तो इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन जनरली आ जाता है एग्जाम में, जेईई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो वहाँ पर मैं इन एक्सपेंशंस को लिखकर जोड़ने या घटाने में उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, उतनी देर में तो हमारा आंसर ऑब्टेन हो जाता है। जैसे अगर मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन करता हूँ, इट वाज इन 2018, मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ वो 2018 का है। मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा, ये हटा देता हूँ,
मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा, he has given you an expansion x प्लस क्यूब स्क्वायर रूट में x क्यूब माइनस 1 की पावर 5 प्लस सेकेंड ही सेज x माइनस अंडर रूट में x क्यूब माइनस 1 की पावर 5। एक एक्सपेंशन कुछ उसने इस टाइप से दिया और पूछा फाइंड सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल ऑड पावर्स ऑफ x। सिंपल से एक क्वेश्चन उसने बोला, एक एक्सपेंशन ये कुछ इस टाइप से दे दिया और मुझे पूछ लिया कि इस एक्सपेंशन में x की ऑड पावर्स के कोफिशिएंट्स का समझिए। अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक टर्म कुछ ऐसी है, a प्लस बी की पावर n प्लस a माइनस बी की पावर n। इसी टाइप के कुछ मेरे पास एक्सपेंशन ऑब्टेन हो रहे हैं। अब या तो मुझे डायरेक्टली याद है तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। a की जगह पर x है, b की जगह पर मेरे पास अंडर रूट में x क्यूब माइनस 1 है और n की जगह पे 5 है। और अगर मुझे डायरेक्टली एक्सपेंशन नहीं याद है तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को अलग अलग एक्सपेंड करूँगा। तो मेरे पास तो मुझे डायरेक्टली एक्सपेंशन याद है, तो मैंने क्या किया, इसको यूज़ कर लिया कुछ 2 टाइम्स वी आर गोइंग फॉर दिस एक्सपेंशन a प्लस बी की पावर n और प्लस a माइनस बी की पावर n। माइनस होता तो वी कैन गो फॉर दिस वन 2 टाइम्स n, यानी कि 5c0 x की पावर 5 और दिस टर्म की पावर 0 x क्यूब माइनस 1 की पावर 0 प्लस नेक्स्ट टाइम इट वुड बी 5c2 x का क्यूब, इसकी 2 पावर कम हो जाएंगी n माइनस 2 और इसकी पावर 2, यानी कि इट इज x क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट टाइम इट वुड बी 5c4 x की पावर 1 ही बचेगी और साथ में इट इज अंडर रूट x क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे पावर 1 आ जाएगी, 1 आएगी, इट इज 2, इट इज 4 पावर, तो अंडर रूट हटाएंगे तो इट वुड बी होल स्क्वायर। नाउ ये कहाँ जाएगी, मैंने इस एक्सपेंशन को डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई कर लिया। थोड़ा सा इसको और ओपन करते हैं तो व्हाट वी गेट, मैं इन सब एक्सपेंशंस को हटा देता हूँ। अगर मैं इन सब एक्सपेंशन हटाता हूँ तो मेरे पास कुछ इस टाइप से आता है, इट इज 2 टाइम्स 5c0 मुझे मालूम है कि 1 होता है, x की पावर 5 ये बचा, ये तो 1 ही बचा, प्लस 5c2 इट इज 10। हमें कॉम्बिनेशन की वैल्यू निकालनी आती है, सभी 12th क्लास बच्चे हैं तो मुझे इसकी जरूरत नहीं कि 5c2 10 क्यों आया, ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इट इज x क्यूब सेम और इसका अंडर रूट हट जाएगा तो इट इज x क्यूब माइनस 1 प्लस 5c4 की बात करते हैं, वैल्यू इज 5 इंटू एक्स इंटू दिस होल स्क्वायर आएगा, अंडर रूट हटेगा तो होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर को मैं डायरेक्टली ओपन कर देता हूँ, इट इज x की पावर 6 प्लस 1 माइनस 2x क्यूब एंड इट वुड बी अवर एक्सपेंशन। मैंने इसमें डायरेक्टली a प्लस बी की पावर n प्लस a माइनस बी की पावर n को डायरेक्टली अप्लाई मैंने कर दिया। अगर मैं इसको और ध्यान से देखता हूँ तो इट इज़ 2 टाइम्स इट इज x की पावर 5 हियर प्लस अगर हम इसको देखते हैं तो 10x की पावर 6 माइनस 10x क्यूब प्लस 5x से मल्टीप्लाइड है तो प्लस 5x की पावर 7 प्लस 5x और माइनस का 10x की पावर 4। इट इज द एक्सपेंशन। वो कहता है फाइंड सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल ऑड पावर्स ऑफ x, यानी कि x की मुझे ऑड पावर्स को पिक करना है। तो अगर मैं x की ऑड पावर्स को पिक करता हूँ, x की ऑड पावर मुझे कहाँ से मिली, तो यहाँ से मिली, एक यहाँ से मिली, यहाँ से मिली और यहाँ से मिली। तो कोफिशिएंट्स जो आया मेरे पास, कोफिशिएंट आया ऑफ ऑड पावर्स ऑफ x, जो x एक तो 2 टाइम्स तो रह गई बाहर, इसका कोफिशिएंट 1 माइनस 10 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, तो मैं ध्यान से देखता हूँ तो दिस कोफिशिएंट इज 2 समथिंग, क्योंकि ये कैंसिल हो गया, 1 बचा 2 से मल्टीप्लाई है। तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं इसको, a प्लस बी की पावर n प्लस a माइनस बी की पावर n। हमें डायरेक्टली x का एक्सपेंशन याद होना चाहिए, नहीं तो इन दोनों को अलग अलग सेपरेट मुझे ओपन करना पड़ेगा तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को याद रखना ज़्यादा सही है। और आगे बढ़ते हैं इसमें बायनोमियल थ्योरम में। इट इज़ द बेसिक एक्सपेंशन, इट वाज
ये तो हमने केवल और केवल बेसिक एक्सपेंशन किया है। हमें मालूम है a प्लस बी की पावर n, इसकी वैल्यू होती है मेरे पास nc0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 nc2 a की पावर n माइनस 2 b स्क्वायर टिल इट गोज ncn a की पावर 0 b की पावर n। इट इज एक्सपेंशन। टोटल टर्म्स n प्लस 1 है, दे आर n प्लस 1। और एक बात का ध्यान रखें भाई, अगर मेरे पास कोई भी एक्सपेंशन है, मुझे मालूम है कि इसमें टोटल टर्म जो है वो n प्लस 1 है। अगर a प्लस बी की पावर 10 आ जाती है तो मुझे मालूम है टोटल टर्म्स 11 है। अब अगर मुझे उसमें कोई कहता है कि इसकी फोर्थ टर्म मुझे फाइंड आउट करनी है, तो हाउ कैन यू फाइंड आउट द फोर्थ टर्म? किसी भी बायनोमियल एक्सपेंशन में जो जनरल टर्म होती है दैट इज गिवन बाई, हम कोई सी भी टर्म डायरेक्टली निकाल सकते हैं। टी आर प्लस 1 की वैल्यू होती है एन सी आर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर r। इट इज द जनरल टर्म ऑफ एनी एक्सपेंशन। हमारे पास किसी भी बायनोमियल एक्सपेंशन में जो जनरल टर्म ऑब्टेन्ड होती है दैट इज दिस वन। एंड रिमेंबर दिस, ये मान के चल रहे हैं कि ये फॉर्मूला तो बायनोमियल थ्योरम के हर एक क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा लगभग। इट विल बी अप्लाइड ईच एंड एवरी क्वेश्चन, हर जगह पे ये लगेगा हर एक क्वेश्चन में, तो इसको तो मुझे याद रखना ही पड़ेगा। सेकंड थिंग, मेरे पास पावर n है। पावर n का मतलब कोई भी पावर को देगा आपको। इसमें मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं? किसी भी एक्सपेंशन में जो मिडिल टर्म होती है, इसको देखते हैं। इट डिपेंड्स ऑन पावर के ऊपर डिपेंड करती है ये जो पावर है। इफ n इज इवन, अगर n इवन होती है तो देयर एग्जिस्ट वन मिडिल टर्म, एक ही मिडिल टर्म एग्जिस्ट करती है। अगर इसमें पावर इवन होती है, अगर ये पावर 10 है तो उसमें एक ही मिडिल टर्म एग्जिस्ट करेगी, और वो भी कौन सी टर्म होगी? n/2 प्लस 1th टर्म, ये वाली टर्म होगी। किस केस में? अगर n इवन है पावर। अगर n ऑड हो, इफ n इज ऑड, अगर n ऑड हो तो जो इसमें दो मिडिल टर्म्स एग्जिस्ट करेंगे, टू मिडिल टर्म एग्जिस्ट्स, दो मिडिल टर्म्स एग्जिस्ट करेंगी। और वो दो मिडिल टर्म्स कौन सी होंगी? दे वुड बी, अगर ये पावर ऑड है तो इट वुड बी n प्लस 1/2th टर्म, एक तो ये वाली होगी, एंड एक होगी n प्लस 3/2th टर्म। लेकिन किस केस में? अगर ये पावर ऑड है। मिडिल टर्म जो होती है वो किस वजह से? अगर पावर इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं n प्लस 1, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाती हैं ऑड। अगर पावर इवन है तो टोटल टर्म्स ऑड, तो जिसकी वजह से एक ही मिडिल टर्म एग्जिस्ट करती है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं इसके ऊपर। मिडिल टर्म he says find middle term, आसान सा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। फाइंड मिडिल टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ, मैंने एक एक्सपेंशन ले लिया, इट इज 3x माइनस x³/6 की पावर को मैंने 9 ले लिया। इस एक्सपेंशन में मिडिल टर्म की मुझे जरूरत है कि फाइंड मिडिल टर्म इन दिस एक्सपेंशन। मैंने देखा कि पावर ऑड है, पावर ऑड है तो दो मिडिल टर्म्स एग्जिस्ट करेंगी। कौन सी दो मिडिल टर्म्स एग्जिस्ट करेंगी? टू मिडिल टर्म्स एग्जिस्ट। टू मिडिल टर्म एग्जिस्ट। कौन कौन सी की बात कर लेते हैं? कौन सी दो मिडिल टर्म्स एग्जिस्ट करेंगी? n प्लस 1/2, n प्लस 1/2 यानी कि दैट इज t5 फिफ्थ टर्म, एंड n प्लस 3/2 दैट मीन्स सिक्स टर्म। इसके एक्सपेंशन में दो मिडिल टर्म्स एग्जिस्ट करेंगी, एक तो फिफ्थ टर्म इसकी मिडिल टर्म होगी और एक सिक्स टर्म इसकी मिडिल टर्म होगी हमारे पास। ये तो रही बात मिडिल टर्म की। आगे देखते हैं इसमें t5, मान लो मुझे t5 निकालना है।
मेरे पास फॉर्मूला होता है जनरल टर्म कैलकुलेट करने का, टी आर प्लस वन इज एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर, इट इज़ द जनरल टर्म। मैंने इसको अप्लाई किया यहाँ पर, तो मेरे पास, मैं यहाँ पर अप्लाई कर लेता हूँ इसको, तो T5, अगर मुझे इसमें T5 निकालना है तो ध्यान से देखते हैं, आर की जगह पे 4 आएगा, एन की जगह पे तो 5 है, इट इज NC4, ए की जगह पर है 3x की पावर 9 माइनस 4 और माइनस का x क्यूब बाई 6 की पावर 4। बाइनोमियल थ्योरम को यूज करते समय ध्यान रखना है कि a प्लस बी क्या है, बी में ये माइनस सहित मुझे, हम a प्लस बी के एक्सपेंशन को यूज कर रहे हैं, तो b की जगह पर ये माइनस का x क्यूब बाई 6 है। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। 9C4 व्हाटएवर इज द वैल्यू हम निकाल सकते हैं, हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं इसमें। 3x की पावर 5 यानी कि 3 की पावर 5 x की पावर 5 इंटू माइनस की पावर 1 बिकम्स प्लस, इट इज x की पावर 12 अपॉन 6 की पावर 4। तो भाई इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं, इट वुड बी योर फाइनल मिडिल टर्म। और ऐसे ही एक मिडिल टर्म मुझे कौन सी निकालनी पड़ेगी, T6b कैलकुलेट करनी पड़ेगी। देयर वुड बी 2 मिडिल टर्म्स, T5 एंड T6। दूसरी मिडिल टर्म अगर मैं T6 कैलकुलेट कर रहा हूँ तो r की जगह पर मेरे पास आएगा 5, तो r की जगह 5 आएगा, तो इट वुड बी 9C5। मैंने इसको इवेल्युएट नहीं किया है, इवेल्युएट किया जा सकता है, व्हाट एवर वी गेट। 3x की पावर 9 माइनस 5 और माइनस का x क्यूब बाई 6 की पावर 5, ये आ गया मेरे पास। इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं, इट इज 9C5, 3 की पावर 4, x की पावर 4, नाउ इट वुड बी निगेटिव, ये निगेटिव आएगी, क्यों, क्योंकि माइनस की पावर और निगेटिव, और लेकिन साथ में x की पावर 15 अपॉन 6 की पावर 5, वाट एवर वी गेट, इसको सिंप्लीफाई करके, बट इट वुड बी अवर मिडिल टर्म। देयर वुड बी 2 मिडिल टर्म्स, एक ही आएगी और एक ही ये मिडिल टर्म आएगी, 2 मिडिल टर्म आएगी, सिंप्लीफाई करके जो कुछ भी आता है। अगर बहुत बड़ी वैल्यू है वो डिपेंड करेगा ऑप्शंस में कि वो कॉम्बिनेशन की टर्म्स में आंसर दे रहा है या इसकी भी वैल्यू को इवैल्यूएट कर रहा है, बट अगर जरूरत पड़ती है तो हम इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। ये तो रही बात मिडिल टर्म की। जो जेईई मेंस में बाइनोमियल थ्योरम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n। हमें किसी भी पावर का एक्सपेंशन में, किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में x की किसी भी पावर का कोफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि अगर हम इसमें बात करते हैं, एक मैंने क्वेश्चन लिया इसमें, फाइंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेईई मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन, एक मैंने एक्सपेंशन लिया, इट इज अंडर रूट एक्स बाई 3 प्लस अंडर रूट में 3 बाई 2x स्क्वायर की पावर 10। उसने ये एक एक्सपेंशन दिया और उसने बोला कि इसमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए। इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब ऐसी टर्म चाहिए जिसमें x की पावर नहीं आती है, x एग्जिस्ट नहीं करता है। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का सीधा सा मतलब है, वी हैव टू फाइंड आउट कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0। ऐसी टर्म जिसमें x नहीं आता है, दैट मीन्स इट इज कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0। तो अगर मैं इसमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 कैलकुलेट कर रहा हूँ, वो किसी, पहले बेसिक तरीका देखते हैं, उसके बाद किसी भी पावर को हम कंपेयर करा सकते हैं। अगर मैं एक्सपेंशन की बात करता हूँ तो ध्यान से मैं देखता हूँ इस एक्सपेंशन को, इट इज x की पावर हाफ अपॉन 3 की पावर हाफ प्लस 3 की पावर हाफ अपॉन 2 की पावर हाफ इंटू एक्स एंड इस पूरे की पावर 10। मैंने इसको थोड़ा सा पावर्स के फॉर्म में लिख दिया। अब ए की जगह पर ये सारा है और बी की जगह पर ये सारा है, पावर n है। मैंने मान लिया कि लेट x की पावर 0, टाइम इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब x की पावर 0 एग्जिस्ट्स इन, हमें तो ये मालूम है कि कौन सी टर्म में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इसमें तो 11 टर्म्स आएंगी। तो मैंने मान लिया कि या तो मुझे ये पता चल जाएगा कि x की पावर 0 है जो है 5th टर्म में आता है, तो मैं डायरेक्टली 5th टर्म निकाल दूँ, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं है कि x की पावर 0 किस टर्म में आता है। तो मैंने मान लिया कि x की पावर 0 जो है दैट एग्जिस्ट्स इन tr+1। जनरल टर्म मैंने tr+1 में एज्यूम कर लिया और tr+1 की वैल्यू निकाल ली। अगर इसकी वैल्यू को मैं देखता हूँ तो इट इज
टेन सी आर एक्स की पावर हाफ अपॉन 3 की पावर हाफ और इस पूरे की पावर 10 माइनस आर, साथ में 3 की पावर हाफ अपॉन 2 की पावर हाफ इंटू एक्स की पावर आर। मैंने जनरल टर्म में फॉर्मूला लगा दिया, एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर, मैंने इसमें एक्सपेंशन में अप्लाई करा दिया। अब मैंने इसको एक्सपेंशन में अप्लाई कराया, मैं इसमें से क्या करूँगा, सारी टर्म्स को बिल्कुल सेपरेट कर लेते हैं। इट इज 10 सी आर, जरूरी नहीं है कि वो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स पूछे, वो इसी एक्सपेंशन में पूछ लेता कि फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए, एक्स की पावर -2 का कोफिशिएंट चाहिए, कोई भी कोफिशिएंट ठीक है ना, आस्क कोई सा भी कोफिशिएंट वो पूछ सकता है। तो अभी तो उसने टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स पूछा है, यानी कि ऐसी टर्म जिसमें एक्स नहीं आता है और ऐसी टर्म जिसमें एक्स नहीं आता है, मैंने उसको क्या मान लिया, एक्स की पावर 0 मैंने मान लिया। किसी भी कोफिशिएंट को वो आपसे पूछ सकता है। जनरल टर्म में मैंने एज्यूम किया और इसमें से सारी वैल्यूज को अलग अलग कर दिया। जैसे कि कांस्टेंट है 3 की पावर, ध्यान से देखता हूँ तो मैं r/2, नीचे है 3 की पावर 10 माइनस आर अपॉन 2, साथ में 1/2 की पावर r/2, लेकिन x की पावर को बिल्कुल अलग ही कलेक्ट कर लिया। x की पावर यहाँ से तो आती है 10 माइनस r/2 और यहाँ से आती है माइनस का r, यहाँ से 10 माइनस r/2 और यहाँ से x की पावर -r, ऊपर जाके +r, मैंने पावर्स को एक साथ ले लिया। हमें क्या करना है, केवल और केवल सारे कोफिशिएंट्स को अलग करके जो x है, जो वेरिएबल है, उसकी पावर्स को कलेक्ट करके एक साथ लिख लेता हूँ। अब ये जो पावर है, दिस पावर, इसको मैं कंपेयर करा देता हूँ जो एक्सपेंशन में मुझे जिस पावर की जरूरत है। मुझे जरूरत है 0 की, तो मैं इसमें इस x की पावर को किससे कंपेयर करा देता हूँ, 0 से कंपेयर करा देता हूँ। तो अगर मैं इस केस में आपको, अगर वो कहता है x की पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए, तो ये पावर 4 के बराबर, x की पावर -2 का कोफिशिएंट चाहिए, तो ये पावर -2 के बराबर। तो फिलहाल ये पावर जो है 10 माइनस r/2 माइनस r को मैंने किसके बराबर रखा, 0 के बराबर। तो इससे r की वैल्यू अगर मैं देखता हूँ तो ध्यान से देखते हैं, r की वैल्यू 10/3 आ रही है। अगर r की वैल्यू 10/3 आ रही है, इट इज नॉट एन इंटीजर। ध्यान रखो, क्योंकि हम जनरल टर्म की बात कर रहे हैं, तो वहां से जो r मुझे मिलता है, जो पावर को कंपेयर कराने के बाद r की वैल्यू ऑब्टेन होती है, दैट मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव भी नहीं, 0 चल जाएगा, 0 की कोई दिक्कत नहीं है, ना तो नेगेटिव में आए ना फ्रैक्शन में आए r की वैल्यू। तो अभी तो फ्रैक्शन में आ रही है, तो इट इज इनवैलिड। इनवैलिड का मतलब होता है कि इस एक्सपेंशन में x की पावर 0 एग्जिस्ट ही नहीं करता है। देयर इज नो टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x हियर। इस एक्सपेंशन में ऐसी कोई टर्म नहीं है जो कि x की पावर 0 यानी कि x से इंडिपेंडेंट है। तो कोफिशिएंट टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x 0, देयर इज नो टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। लेकिन अगर वहां से कोई r की वैल्यू ऑब्टेन हो जाती है, मान लो पॉजिटिव में कुछ इंटीजर ऑब्टेन हो जाता है, 2 3 4 5 व्हाटएवर, तो ये सारी जो वैल्यू है, इट इज द टर्म, वहां से मुझे r मिल जाएगा, मैं r की वैल्यू को वापस यहाँ पे रिप्लेस करूंगा, ये सारा का सारा कोफिशिएंट है, एंड इवेल्युएट करूंगा। लेकिन फिलहाल मैंने इस क्वेश्चन को किस वजह से पिक किया, r की वैल्यू वहां से आ जाती है, मैं इसमें रख देता हूँ, कोफिशिएंट मिल जाता है। लेकिन बच्चों को कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, बाई चांस r जो है मेरे पास फ्रैक्शन में एग्जिस्ट कर गया या नेगेटिव एग्जिस्ट कर गया, तो मुझे मालूम है कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अब मुझे वर्ड पे ध्यान देना है, उसने बोला है कि फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, देयर इज नो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। लेकिन बाई चांस अगर वो कहता फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, और x की पावर 4 को मैंने रख के देखा r वैलिड नहीं है, तो कोफिशिएंट अगर वो पूछता है तो फिर 0। कोई भी टर्म एग्जिस्ट ना करने का मतलब होता है कि उस टर्म का कोफिशिएंट 0 आ रहा है। फिलहाल ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को और पिक करते हैं, थोड़ा सा और कंफ्यूजन क्लियर होगा। इसको हटा देता हूँ। मैं फिर से ही टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x की बात कर रहा हूँ। दिस इज फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, और मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, इट वाज इन 2013
का क्वेश्चन है, जेईई मेंस का। मैंने क्वेश्चन ले लिया, इट इज x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2/3 माइनस एक्स की पावर 1/3 प्लस 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस एक्स की पावर हाफ, और इस पूरे की पावर 10 मैंने ले ली। इस एक्सपेंशन में फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। इस एक्सपेंशन में टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x की मुझे जरूरत है। कैसे कर सकते हैं? समटाइम्स क्या होता है कि बच्चे इतनी बड़ी वैल्यूज को देख के डर जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है इसमें, केवल और केवल डराने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर हम ध्यान से देखें तो इस x को लिखा जा सकता है x की पावर 1/3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। और अगर मैं इसमें a क्यूब प्लस b क्यूब लगाता हूं तो ये जो एक्सपेंशन है, ये केवल क्वेश्चन क्या था, बच्चे घबरा जाते हैं क्वेश्चन को देखकर, बल्कि क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था। तो इट वाज x की पावर a प्लस बी आ जाएगा इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे तो मेरे पास x की पावर 2/3 माइनस एक्स की पावर हाफ प्लस 1 है। पहली टर्म की बात करें, अब ध्यान से देखें तो ये कैंसिल हो जाएगा, टर्म कितनी सी आसान सी बची, केवल वहाँ देखने में हमें मुश्किल सी लग रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है उसमें। ऐसे ही अगर मैं दूसरी टर्म की बात करता हूँ तो इट इज रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट इज ए प्लस बी ए माइनस बी, इट इज रूट एक्स प्लस 1 रूट एक्स माइनस 1, और नीचे से अगर मैंने रूट एक्स कॉमन ले लिया तो इट इज रूट एक्स माइनस 1, और इस पूरे की पावर 10। अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो मेरे पास बचता है x की पावर 1/3 प्लस 1 माइनस, इसमें ये कैंसिल हो गया और इसको भी मैंने अलग अलग कर दिया, तो इट इज़ 1 प्लस 1/√x, और इस पूरे की पावर भी 10। तो और भी मैं इसको ओपन कर देता हूँ तो ये 1 भी कैंसिल हो जाएगा। इट इज़ ओनली x की पावर 1/3 माइनस 1/√x की पावर 10। ये जो टर्म देखने में इतनी मुश्किल लग रही थी, अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये एक आसान सी टर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो क्वेश्चन था जो एग्जाम में आया हुआ है, ये केवल और केवल इसको देख के बच्चे डर जाते हैं कि अजीब सा क्वेश्चन है और छोड़ देते हैं, जबकि अगर हम बेसिक में जाएं तो ये जब कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो मेरे पास तो केवल सिंपल सा क्वेश्चन ये बचा, फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन, इसमें कुछ नहीं, इसमें केवल एक आसान सी टर्म में इसने पूछा है, इन x की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर हाफ, और इस पूरे की पावर 10। इसमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x उसने मुझसे पूछ लिया कि इस एक्सपेंशन में फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। सॉल्व कर लेते हैं, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। मैंने मान लिया कि लेट x की पावर जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब x की पावर 0 या जो भी कोफिशिएंट हो, तुमसे पूछा है एग्जिस्ट्स इन tr+1। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तो तरीका वही है, मैंने tr+1 का फॉर्मूला लगाया, वैल्यू होती है NCr, एक ही जगह पर x की पावर 1/3 की पावर 10 माइनस r, और इनटू में -1 अपॉन x की पावर हाफ की पावर r। ये मैंने इसकी जनरल टर्म का एक्सपेंशन लगा दी। कोई भी पावर मुझे कैलकुलेट करनी है बाइनोमियल एक्सपेंशन में, मैं इसको जनरल टर्म में एज्यूम करके वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इट इज 10Cr -1 की पावर r, और अगर मैं x की पावर्स को कैलकुलेट करता हूँ, यहाँ से बचेगा मेरे पास 10 माइनस r/3, और यहाँ से बचेगा माइनस का r/2। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगा, इस पूरी पावर को, क्योंकि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x की पावर 0 की बात कर रहा है, इस पूरी पावर को रिप्लेस करा देता हूँ 0 से। तो मैंने 10 माइनस r/3 माइनस r/2 को किससे रिप्लेस करा दिया, 0 से रिप्लेस करा दिया। तो व्हाट वी गेट, इट इज 20 माइनस 2r माइनस 3r की वैल्यू 0, तो इससे r की वैल्यू आ जाती है मेरे पास 4 की बराबर। एंड ध्यान से देखते हैं कि ये वैल्यू वैलिड है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है। अगर पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है
तो जो मेरे पास टर्म आती है दैट इज दिस वन, एक्स को छोड़कर ये सारा कोफिशिएंट होता है, तो टर्म या कोफिशिएंट कुछ भी मान लेते हैं, वो आ जाती है 10c4 माइनस 1 की पावर 4, दैट मीन्स इट इज ओनली 10c4। और वाट एवर इज द आंसर, इसको सिंप्लीफाई करते हैं या इसको यहीं छोड़ देते हैं, वो तो डिपेंड करेगा ऑप्शंस के ऊपर। तो मुझे x की कोई भी पावर को इवेल्युएट करना है, कोई भी कोफिशिएंट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, उस कोफिशिएंट को जनरल टर्म में एज्यूम करता हूँ, इसको एक्सपेंड करके x को अलग कर देता हूँ, बाकी सारी चीज़ें अलग, x अलग, और जो x की पावर आ रही है उसको इस पावर से, जो भी यहाँ पे पावर वो तुमसे पूछा है, उससे कंपेयर कराकर r की वैल्यू निकाल लेते हैं। r की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आनी चाहिए, ना ही नेगेटिव में, जीरो चल जाता है, ना ही नेगेटिव में, ना ही फ्रैक्शन में। तो जो r की वैल्यू आती है x को जोड़कर बाकी सब जगह रख देते हैं, ये कोफिशिएंट, एंड वी गेट दिस आंसर। तो ये जो पार्ट था मेरा हमारा बाइनोमियल थ्योरम में पार्ट 1, इट वाज टोटली बेस्ड ऑन हम कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n निकाल रहे हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन में। नेक्स्ट पार्ट में इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।